Hello friends, welcome to your UPSC Saheli. First of all, a very happy Independence Day to all of you. Okay, तो आज हम लोग जानने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में। देखो, इसको हम लोग सेकेंड माइलस्टोन के नाम से भी जान सकते हैं, टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा इसलिए क्योंकि 1919 में ऑलरेडी आपके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी, जो कि फर्स्ट माइलस्टोन कंसिडर किया जाता है। दोबारा से इसको और बढ़ाने के लिए, ताकि कंप्लीटली पूरे इंडिया पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके, इसीलिए ये एक्ट लाया गया और इसको सेकेंड माइलस्टोन कह सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट में टोटल 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। अब समझो, सेक्शंस वो पार्ट होता है जो कोर लीगल रूल से डील करते हैं, यानी कि ये आपके मेन इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ठीक है, और शेड्यूल वो पार्ट होता है जो बेसिकली एक लिस्ट की तरह काम करता है और ये लास्ट में रहता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको जैसे मान लो कि सेक्शन 321 सेक्शंस हैं, मान लो ये बुक के पेजेस हैं। ठीक है, और ये जो 10 स्केड्यूल है ये लास्ट में इसलिए रहता है क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर ये सेक्शंस के बीच में डाल दिया जाएगा तो सेक्शंस में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसमें भी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए स्केड्यूल्स को सेक्शन के बाद रखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे पढ़ें इसके फीचर्स के बारे में, तो पहला तो यही है कि 1935 का ये एक्ट एक ऐसा फेडरेशन बनाना चाह रहा था जिसको ये ऑल इंडिया फेडरेशन कह रहा था, और इसमें दो पार्ट्स यानी कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को मिला के ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर ले जाता। इन्होंने ये ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए कि ये फेडरेशन बन पाए, सब्जेक्ट्स भी डिवाइड कर दिए थे कि कौन किस सब्जेक्ट्स पे रूल करेगा और नए बिल या एक्ट पास करेगा। तो देखो, सेंटर को टोटल 59 आइटम्स दिए गए, प्रोविंसेस को 54 आइटम्स दिए गए, कंकरेंट यानी कि जो दोनों के पास रहेंगे, ठीक है, 36 आइटम्स थे। और उसके बाद फिर है जो ऐसे मैटर्स हुए जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है वो बच गए, तो रेसिड्री पावर्स जो है वो वाइसरॉय को दे दिए गए। ऐसा ही फॉर्मेट अभी भी हमारे इंडिया में है, आप देखते होंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये काम में आ पाए, ये फेडरेशन बन पाए, इसीलिए इन्होंने सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दिया। बट ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फेडरेशन कभी बनती ही नहीं है। द फेडरेशन नेवर केम। क्यों नहीं बन पाया? इसका 3 पॉइंट समझो। पहली बात तो ये फेडरेशन वॉलेंट्री था, मतलब आपके मर्जी के ऊपर है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका अगर मन करेगा तो ही ये फेडरेशन में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो वो लोग इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि उनके पास जो बची खुची ऑटोनॉमी है या जो बहुत मुश्किल से ऑटोनॉमी मिली है, ये फेडरेशन शायद वो ऑटोनॉमी भी छीन ले। और उनका सोचना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे, दैट मीन्स की एरियाज, जैसे कि डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स, ये अभी भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था। मतलब आप एक्सटर्नल मामलों में बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको टोटली ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो सही किया उन्होंने बिल्कुल ये फेडरेशन नहीं बना के। अगली पॉइंट पे अगर आते हैं तो आपको याद होगा, डायरकी मतलब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, जो कि था आपका रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो वो अब ये लोग कंप्लीटली अबॉलिश कर देते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन ने बोला था कि डायरकी खत्म कर दो। ठीक है,
तो डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे तो खत्म कर देते हैं, लेकिन ये डायरकी को वापस से सेंट्रल लेवल पे ये लोग लागू कर देते हैं। और अब जब प्रोविंसेस में ये डायरकी खत्म हो चुकी है, डबल रूल खत्म हो चुकी है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा गवर्नर और मिनिस्टर्स के द्वारा, उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मतलब कुछ गलती होती है, कहीं पे कुछ करप्शन होता है, तो इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद तो रखना है कि प्रोविंस लेवल पे डायरकी खत्म कर दी गई, लेकिन सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट कर दी गई। ओके, इसके कुछ और फीचर्स है, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। पहला है बायकैमरलिज्म। उस टाइम पे टोटल 11 प्रोविंसेस में 6 प्रोविंसेस पे इन लोगों ने बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बायकैमरलिज्म मतलब मैंने पहले भी बताया था, अपर हाउस जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और दूसरा था लोअर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज भी हमारे देश में है लोकसभा राज्यसभा के तौर पे, और स्टेट लेवल पर विधानसभा विधान परिषद के नाम पे। और देखो आज भी हमारे पूरे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें से 6 स्टेट्स के पास ही बायकैमरलिज्म है। पहले के टाइम पे बात करें तो बंगाल को दिया गया था, और अब बंगाल इस लिस्ट में नहीं है। देख लो, चेक कर लो। ठीक है, पहले बॉम्बे के पास था, अभी भी है, बस बॉम्बे का नाम चेंज होकर महाराष्ट्र हो चुका है। मद्रास के पास था, अब तमिलनाडु के पास है। बिहार के पास पहले भी था, अभी भी है। आसाम के पास पहले था, अब नहीं है, अब आंध्र प्रदेश के पास है। और यूनाइटेड प्रोविंसेस विच इज नाउ उत्तर प्रदेश। तो अभी भी इन 6 स्टेट्स के पास यानी कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो कोई पूछे कि ये जो पूरा बायकैमरलिज्म का सेटअप है ये आया कहाँ से था, तो आप आराम से बोल सकते हो कि 1935 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही स्टार्ट हो गया था, और हर नए रिफॉर्म में इसको ये लोग एक्सटेंड कर रहे थे। 1909 से स्टार्ट हुआ, फिर 1919 में ये आपके सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस सब पे एक्सटेंड किया गया, और अब जाके महिलाओं और लेबर क्लास को भी ये रिप्रेजेंटेशन में शामिल कर लिया गया है कि वो लोग भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब वोटिंग राइट्स रखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो काउंसिल थे विच इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको खारिज कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि जब आपने प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी घोषित कर ही दी है, तो यहाँ पर जो मेंबर्स बनाए गए हैं इनका अब कोई काम है नहीं, ये झूठ का सिर्फ सैलरी लेंगे, तो क्यों ना इनके काउंसिल को अबॉलिश किया जाए, और बस टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड करवा दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि जब भी उनको कोई फैसला लेना होगा तो ये टीम ऑफ एडवाइजर उनको असिस्ट कर देगी। ठीक है, और फ्रेंचाइज जो है, अब देखो आप पॉपुलेशन पे आप परसेंटेज लगा सकते हो कि 10% टोटल इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वोटिंग राइट्स रखेगी। ठीक है, मतलब वो वोटिंग करेगी ही करेगी। आप याद रखना, इस 10% में अभी भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो टैक्स पेयर, हायर एजुकेशन वाले को, और जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी उन्हीं को दिया गया है। लेकिन एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि 10% डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है रिजर्व बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है इसी एक्ट के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि करेंसी और क्रेडिट दोनों पे ये एक तरह से कब्जा करके रखे। आप खुद सोचो ना, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स लाए। ये सब तब किया जाता है जब आपको संविधान बनाना हो। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली आपको एक रेडीमेड संविधान बना के दे रहे थे, ताकि आपका उनके प्रति और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए और वो और लंबे समय तक हमारे इंडिया पे राज कर सके। तो पैसे की लेन देन, करप्शन रोकने के लिए भी हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रहे, रिपोर्ट्स रहे, डॉक्यूमेंट्स रहे, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनकर तैयार हो चुका था। फिर आप देखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी स्टार्ट हो गया। और जो ऐसे 2 प्रोविंसेस हैं जो मिलकर काम करते हैं उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। बाद में फिर ये सब अबॉलिश हो जाएगा और आपका सिर्फ एकमात्र यूपीएससी निकल कर आएगा विच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके बाद फेडरल कोर्ट भी स्टैब्लिश हो चुका था 1937 में। फेडरल कोर्ट मतलब होता है जो 2 और मोर देन 2 प्रोविंसेस को गवर्न करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। ये अभी भी है, जैसे कि केरला का जो हाई कोर्ट है। ठीक है,
और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेपरेशन ऑफ बर्मा, ये डिसाइड हो चुका था कि म्यांमार अब इंडिया से अलग होने वाला है। 35 में डिसाइड हुआ था और फाइनली 1937 में ये इंडिया से सेपरेट हो गया। तो बस इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको एक्ट ऑफ 1935 समझने के लिए। इसको ध्यान से समझो, पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे लिखो, नोट्स बनाओ, याद करो, तब जाके आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज थोड़ा बैटरी भी डाउन है, ठीक है, मेरा भी और फ़ोन का भी, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब।